अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गुज़िश्ता 3 लेक्चर्स में आपको अब तक मैं डिलीवर कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 8 तक। आज के इस वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट आप लोगों को जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है सेक्शन सी के, उसका भी मैं रिव्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा एंड देन एमसीक्यूज इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल है जो मुख्तलिफ तरीक़ों से पेपर में पूछा जाता है। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं रिएक्शन के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, किसी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, और आपसे पूछा जा रहा होता है कि आप इस मसले को सॉल्व करने के लिए या ये इस पहेली को सुलझाने के लिए, ये अगर कोई काम हो रहा है या कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसकी वजह मालूम करने के लिए आप केमिस्ट्री की कौन सी नॉलेज या कौन सी वाली केमिस्ट्री की नॉलेज को इस्तेमाल करके इस मसले का हल निकाल सकते हैं। तो मुख्तलिफ सवालात इसमें गिवन होते हैं। इस सवाल में भी 3 ऑप्शन है, इनको बारी बारी पढ़ते हैं और फिर बाकी के भी जो पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं उन्हें देखते हैं। तो पहला सवाल है, पहला ऑप्शन है, द क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। कि क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स यानी कि वो कंपाउंड्स जिनमें क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों किस्म के एटम मौजूद होते हैं, वो एनवायरनमेंट में एक मेजर प्रॉब्लम कॉज करते हैं कि वो ओजोन लेयर को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए या इस मसले को अगर पढ़ा जाएगा तो कौन सी केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा? मैं हम सब जानते हैं कि ओजोन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। अगर वो डैमेज हो जाएगी तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा एनवायरनमेंट पर। तो लिहाजा इस मसले की स्टडी के लिए जिस ब्रांच का इस्तेमाल किया जाएगा वो होगी हमारी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जैसा कि यहाँ पर आप लोगों को गिवन भी है। ठीक जनाब, ये रहे, ये आ गई आपकी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। आगे चलते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस की प्रॉपर्टीज की इन्वेस्टिगेशन अगर हम करें तो केमिस्ट्री की कौन सी नॉलेज इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पर बात आ जाती है कि भाई अमोनिया इटसेल्फ कौन सा कंपाउंड है। तो अमोनिया NH3 इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेट है कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज को इस्तेमाल करेंगे। अगर इसकी जगह कोई हाइड्रोकार्बन होता या हाइड्रोकार्बन का कोई डेरिवेटिव होता, जो कि हम एमसीक्यू में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो उसकी स्टडी ऑर्गेनिक होती। ठीक है, इसे भी हाईलाइट कर देते हैं। Okay. After that, third point is find out the quantity and quality of paracetamol in Panadol tablet. Panadol tablet जो कि एंटीपायरेटिक है, अक्सर पेन के लिए या बुखार के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसमें एक एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो कि बुखार दूर करने का सबब बनता है, विच इज पैरासाइटामोल। ओके, हेयर। तो सॉरी, तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम केमिकल की टेस्टिंग करें, केमिकल की क्वांटिटी और क्वालिटी फाइंड करें। आप लोगों के पहले लेक्चर में आपको ये मैंने क्लियर कर दिया था कि वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम टेस्टिंग करते हैं अमूमन केमिकल्स की, उसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये तो 3 पॉइंट हो गए इस सवाल में। अगर आपसे पेपर में इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो इसके अलावा वो और भी इसमें ऑप्शन ऐड कर सकता है, या हो सकता है कोई और ऑप्शन दे दे। तो मेनली जो मैं समझता हूँ कि आ सकते हैं, वो ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि भाई द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द डाइजेशन ऑफ फूड। तो नाम से जाहिर है कि फूड डाइजेस्ट हो रहा है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होगा, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी स्टडी कहलाती है हमारी बायोकेमिस्ट्री। जस्ट लाइक दैट, अगर आपसे न्यूक्लियर एनर्जी या न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन का पूछा जाए तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल कंपाउंड प्लास्टिक, तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमर केमिस्ट्री। और किसी भी कंपाउंड की अगर सनती पैमाने पर तैयारी से मुतलिक कोई पॉइंट हो तो ये भी ऑब्वियस है कि उसका ताल्लुक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ होगा। तो इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन दिए होंगे, आपको बस पढ़कर अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, और जो आपको मुनासिब लग रहा है कि भाई हाँ मैं इस मसले को केमिस्ट्री की ये वाली नॉलेज इस्तेमाल करके सुलझा सकता हूँ, तो आप उस पॉइंट के आगे जो ब्रांच आपके जहन में आ रही है उस ब्रांच का आप नाम लिख देंगे। और अगर आपने ये काम सही किया तो इसमें एडिटिंग कटिंग कुछ नहीं होती, आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज, आपको 2 कॉन्सेंट्रेशन और 1 वॉल्यूम दिया हुआ है, इनका इस्तेमाल करके आपको
जो फोर्थ पैरामीटर है वो मालूम करना है। ठीक है, हाउ डू यू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.4 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन फ्रॉम अ स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ 2.0 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। पहली कॉन्सेंट्रेशन ये आपके पास ये आ गई जी, पहली कॉन्सेंट्रेशन आपके पास है 2.0 मोलर। ठीक है जी, पहला वॉल्यूम आपको गिवन नहीं है। ओके, द सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है 0.4 मोलर, और जो सेकेंड वॉल्यूम आपको गिवन है वो है 100 ml। इसमें हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हमारे पास जैसे अमूमन हम रमज़ान में शरबत बनाया करते हैं कि एक हमारे पास शरबत की बोतल होती है, जैसे रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी जो भी, उसमें अच्छा खासा हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मौजूद होता है जिसमें मिठास ठीक ठाक होती है। इसमें से हम एक ख़ास वॉल्यूम लेते हैं और जो है घर के जितने अफराद हों, जितने मेहमान हों, तो उतना शरबत हम तैयार करते हैं। तो सेम यही सिचुएशन है यहाँ पर। आपको एक गाढ़े सोल्यूशन की हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन 2 मोलर वाली आपको कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, और आपको कहा गया है कि भाई फाइनल सॉल्यूशन बनाना है कितने मिकदार में, 100 ml। जैसे घर में हम तय करते हैं भाई 5 गिलास बनाने हैं, 4 गिलास बनाने हैं, तो यहाँ पे आपको बता दिया कि भाई आपने 100 ml सॉल्यूशन तैयार करना है। ओके, और इतना तैयार करना है कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है आपके पास वो 0.4 मोलर हो। तो वो सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है उसको हम M2, और वो फाइनल वॉल्यूम जो होता है उसको V2 का नाम देते हैं, जबकि जो हायर कॉन्सेंट्रेशन होती है उसको अमूमन हम M1 का नाम देते हैं, और हायर कॉन्सेंट्रेशन का जितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होता है उसको V1 का नाम देते हैं। तो फॉर्मूला यही लगेगा यहाँ पर, M1 मल्टीप्लाई बाय V1 इज इक्वल टू M2 मल्टीप्लाई बाय V2। तो M2 और V2 गिवन है हमें, 0.4 मोलर MgSO4 और 100 ml। ठीक है, इसे यहाँ रखेंगे, और M1 मल्टीप्लाई V1 में से जो V1 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी M1, ये वहाँ जाकर इक्वेशन की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और वैल्यू पुट करके जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 50 ml। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन है 2 मोलर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होकर 0.4 मोलर रह जाए और 100 ml में वो तैयार हो, तो हमें चाहिए कि जिस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसमें से 50 ml लेकर उसमें 50 ml पानी ऐड कर देंगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम शरबत बनाते हुए अमूमन करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके जी, अगला सवाल बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए, नंबर ऑफ मोल से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। हम जानते हैं क्योंकि कैल्शियम एक इंडिविजुअल स्पीशी के तौर पर एलिमेंटल फॉर्म में पाया जाता है, तो ये एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपको गिवन मास कैल्शियम का 20 है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। आपको पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, देन नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। आप सब जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है गिवन मास को आप अगर मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्योंकि कैल्शियम मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कैल्शियम Ca इंडिविजुअल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर जो कैल्शियम का मास होगा वो मॉलिक्यूलर नहीं बल्कि एटॉमिक मास। तो गिवन मास को जो कि आपका है ये यहाँ पर 20, इसे जब आप डिवाइड करेंगे सॉरी मैं बार बार मॉलिक्यूलर कह रहा हूँ, कैल्शियम क्योंकि एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट की फॉर्म में, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होगा। तो गिवन मास को एटॉमिक मास से डिवाइड करने पर हमारे पास आंसर आएगा 0.5, जो कि है हमारे कैल्शियम के नंबर ऑफ मोल्स। ओके जी, और इसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बहुत ही आसान है, पढ़ा हुआ है आप सबने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आता ही होगा जी। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद अब आते हैं नंबर ऑफ एटम्स की तरफ। तो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स कुछ भी हो, उसे कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उन्हें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो नंबर ऑफ मोल्स
सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, जो कि स्मॉल एन से रिप्रेजेंटेड है, मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, वेट लिटिल बिट, 0.5 नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा नंबर ऑफ एटम्स का वो होगा 3.01 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। होप्स हो कि ये समझ में आया होगा। अब हमारे शॉर्ट सेक्शंस का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो एडिशनल क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लास में करवा चुका था वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से जो हैं वो लाजमी तौर पर रिवाइज करने हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है डिफाइन आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स पीरियोडिक ट्रेंड, कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, होती क्या है, और पीरियोडिक टेबल में जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम तो इसमें किस तरीके का चेंज आता है। तो आप सब फेमिलियर हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल से। किसी भी एटम के लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पर मेंशन है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और सेकंड वन है जी इसका पीरियोडिक ट्रेंड, के पीरियोडिक टेबल में इसमें क्या चेंजेस और किस तरीके से वो आती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितना न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन मजबूत है उसे निकालना उस कदर मुश्किल है और उसे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे हम देखते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन का इजाफा होता है तो प्रोटॉन की तादाद बढ़ती है, जिसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बढ़ जाती है, तो उसे आयोनाइज करना मुश्किल होता है। ऐसा कब होता है? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल। ओके, आयनाइजेशन पोटेंशियल शो अ क्लियर पीरियोडिक ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट। जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं ग्रुप फर्स्ट ए से लास्ट की तरफ तो क्या होता है, इट इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाती है बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, कि न्यूक्लियर चार्ज में रेगुलर इंक्रीज आता है। मिसाल के तौर पर आप अगर सेकेंड पीरियड में मूव करें तो फर्स्ट ए ग्रुप का पहला एलिमेंट है लिथियम जिसके पास 3 प्रोटॉन, देन इसके बाद बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6। तो हर अगले स्टेप पर एक कदम आगे जाने पर न्यूक्लियर चार्ज में 1 यूनिट का इजाफा हो रहा है। इसकी वजह से न्यूक्लियस में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या कशिश की कुव्वत वो बढ़ जाती है, तो उसे निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। और यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एटॉमिक साइज डिक्रीजेज सो इलेक्ट्रॉन आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड हार्डर टू रिमूव। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की दरमियान कशिश की कुव्वत है वो बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस करीब आ जाते हैं एक दूसरे के, एटम का साइज छोटा हो जाता है और आयोनाइजेशन अगर हम किसी एटम की करवाना चाहें तो हमें अच्छी खासी मिकदार में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जबकि डाउन द ग्रुप क्या होता है, टॉप टू बॉटम, इट डिक्रीजेस, ये कम हो जाती है। क्यों कम होती है भाई? ये कम इस वजह से होती है यहाँ पर जी, डाउन द ग्रुप ओके जी, डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कशिश की कुव्वत है वो कमजोर हो गई, उसे निकालना आसान हो गया। थोड़ी सी एनर्जी देने पर आराम से वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जो है वो रिलीज हो जाता है। इट डिक्रीजेज बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है कि इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कशिश की कुव्वत में जो कमी आती है, इस कमी को कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस कदर जो है वो न्यूक्लियस में और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान कशिश की कुव्वत में कमी आएगी। सो एक तो डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, दूसरा एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है। सो आउटर इलेक्ट्रॉन आर लेस टाइटली हेल्ड, कि जो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान कशिश की कुव्वत कम होती है तो इट इज़ ईजियर टू रिमूव, that's why the ionization potential decreases down the group from top to bottom. This all about section B। ये 12 तो आपने करने ही करने हैं, इसके अलावा आपने जो सवाल करने हैं जो कि मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, यहाँ पर दोहराना मैंने मुनासिब नहीं समझा, आपको कॉपीज़ में भी करवाया हुआ है।
मोलैरिटी का डिफरेंस, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंस, चंद और डेफिनेशन है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एवापोरेशन। आफ्टर दैट आप लोगों को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आइडिया होना चाहिए कि इस पर कौन सा चार्ज होता है। अल्फ़ा बीटा गैमा में आयनाइजेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर, स्पीड, वेलोसिटी, चार्ज और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन, जो कुछ भी करवाया है वो सब आपने लाजमी तौर पर करना है। इसके अलावा सॉल्यूशन की जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, मोलैरिटी, ये डेफिनेशंस भी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट में आप लोगों को मैंने केमिकल रिएक्टिविटी की कुछ चीज़ें भिजवाई थी वो भी आनी चाहिए। और आपको इलेक्ट्रोकेमिकल और गिल्वानिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का डिफरेंस जैसी जो बेसिक चीज़ें जो आपको कॉपी में करवाई हैं वो आपको आनी चाहिए। बहरहाल ये जो 12 क्वेश्चन आपको करवाए हैं ये आप लाजमी तौर पर रिवाइज करें। इंशाल्लाह सेक्शन बी में आपके सवालात हो जाएंगे और एक्स्ट्रा तैयारी भी अपनी रखिएगा। सेक्शन बी के लिए इतना ही। अब 1 से 2 सवाल मैं रिवाइज कर दूंगा सेक्शन सी के, उन्हें भी अच्छे से देख लीजिएगा और बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस सेशन के लिए। इंशाल्लाह बाकी फिर जब मैट्रिक में आप आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि रेगुलरली जो है आपको पढ़ाना स्टार्ट करें।